हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। ओके, एरोमेटिसिटी जीओसी का एक अगला टॉपिक है। इससे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट हमारे जो थे, जिसमें हम इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और इन सब का हमने अलग अलग एक शॉर्ट वीडियो में और बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ हमने बना रखे हैं। तो अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे पहले वाले वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से हम अगर उनको हम अच्छे से देखेंगे तो यहाँ हम जो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं तो इसे समझने में थोड़ी ईजी रहेगा, ये थोड़ा ईजी रहेगा समझने में। क्यों? क्योंकि जैसे रेजोनेंस है तो रेजोनेंस को ही हम आज एरोमेटिसिटी में लगाने वाले हैं। एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी रेजोनेंस से ही डायरेक्ट क्या होती है, लिंक होती है। जिनमें रेजोनेंस होता है जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे बेंजीन, तो बेंजीन में रेजोनेंस भी होगा। कैलकुलस स्ट्रक्चर में हमने देखी थी पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कंप्लीट मॉलिक्यूल पे डीलोकलाइज होते हैं। तो ये डीलोकलाइजेशन जो होता है, जिनमें डीलोकलाइजेशन होता है वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होते हैं। अब ये जितने भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसमें रेजोनेंस तो होना ही है। अब रेजोनेंस होगा तो इसका मतलब उसमें एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो जरूर वहाँ पे प्रेजेंट होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ये आपके रेजोनेंस वाले टॉपिक से डायरेक्टेड लिंक है। तो इसलिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के जो वीडियो है आपको मिलते रहेंगे, जिससे आप बेल आइकन प्रेस करें और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, अब ये जो टॉपिक है हमारे जो आने वाले एग्जाम है नीट जी, उनके लिए भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, और इसके साथ साथ हमारी जो आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, केमिस्ट्री का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, उसमें भी इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ओके, हर साल इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, तो आप थोड़ा जरा ध्यान से इसको समझना। तो आज हम शुरू करते हैं एरोमेटिसिटी। ओके, अब ये जो एरोमेटिसिटी है ये कौन से कंपाउंड द्वारा शो की जाएगी, और इनकी जो नेचर है वो अदर कंपाउंड से डिफरेंट क्यों है। ठीक है, कि ये जो एरोमेटिसिटी शो करने वाले कंपाउंड्स होंगे वो अनदर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उनसे डिफरेंट कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एरोमेटिसिटी जो है वो कौन से कंपाउंड्स द्वारा शो की जाती है। द conjugated cyclic and planar flat compounds which are characterized by special stability and mostly undergoes substitution reaction then addition reaction। ओके, अब कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है कि इसमें पाई बॉन्ड्स होंगे जो कॉन्जुगेशन में होंगे। ठीक है, दूसरा कि ये साइक्लिक भी होने चाहिए, और तीसरी बात ये प्लेनर होने चाहिए, फ्लैट मॉलिक्यूल होने चाहिए। तो ये जो तीनों चीज़ें, तीनों प्रॉपर्टी जिस मॉलिक्यूल में होगी वो मॉलिक्यूल वहाँ पर एरोमेटिसिटी शो करेगा, और ऐसे कंपाउंड जिनमें ये तीनों चीज़ें मिलेगी उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। Such compounds are known as aromatic compounds। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल कंपाउंड होगा, यहाँ हम आयन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आयन भी होते हैं, एरोमेटिक आयन होते हैं जो एरोमेटिक शो करते हैं, जिनमें एरोमेटिसिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला जो डेफिनेशन है कि एरोमेटिसिटी क्या है। एरोमेटिसिटी एक टाइप की प्रॉपर्टी है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी शो कौन करेगा, ये जो शो करते हैं वो होंगे हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स।
ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं कि ये जो कंपाउंड है जिनमें एरोमेटिसिटी होती है, जो स्पेशल स्टेबिलिटी रखते हैं, अब जो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसके लिए भी एक बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ़ ए कंपाउंड और आयन is more stable then it least reactive, यानी जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। अब चलो हम इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो ज़्यादातर एडिशन रिएक्शन के बजाय क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम साइक्लोहेक्सीन प्लस Br2 एंड बेंजीन प्लस Br2 ये दो रिएक्शन करवाएं, ठीक है। ये तो है साइक्लोहेक्सीन जिसमें पाई बॉन्ड है और ये है बेंजीन, ये हो गया हमारा बेंजीन। अब इन दोनों रिएक्शन में देखो, फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है साइक्लोहेक्सीन की, यहाँ रिएक्शन में प्रोडक्ट हमारा क्या होगा कि जो Br2 है ये इस साइक्लोहेक्सीन के पाई बॉन्ड पे कंप्लीटली ऐड हो जाता है। जब ये Br2 ऐड होता है तो ये जो रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन को हम कहते हैं जनरली एडिशन रिएक्शन हुआ, यानी ये जो प्रोडक्ट बना है वो एडिशन रिएक्शन के थ्रू बनता है। लेकिन जब हम Br2 और बेंजीन का रिएक्शन करवाएं तो इस केस में क्या देखने को मिला, इस केस में ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला, यानी एडिशन प्रोडक्ट नहीं मिला। यहाँ पे क्या हुआ कि बेंजीन पर Br के थ्रू क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ देखो हाइड्रोजन होते हैं, तो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूटेड बाय Br2, ओके। अब यहाँ जो प्रोडक्ट बना है ब्रोमोबेंजीन, ये किसके थ्रू बनता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू बनता है, सब्स्टिट्यूशन, ओके। अब ये जो बेंजीन है ये क्या होता है, स्टेबल होता है और लेस रिएक्टिव होता है। अब इसकी रिएक्टिविटी कम है, तो इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि आयरन एज ए कैटालिस्ट यूज कर लिया जाता है, क्योंकि कम स्टेबल है, सॉरी क्योंकि ज़्यादा स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ जो हमने देखा है डिफरेंस इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड में, और ये डिफरेंस क्यों आया, बिकॉज एरोमेटिसिटी, यानी कि बेंजीन जो है ये एरोमेटिसिटी शो करता है, जिसके कारण बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन क्या है, एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, ओके। अब देखो आगे बात करते हैं। आर्मिट एंड रॉबिन्सन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन दी, जो हम आर्मिट एंड रॉबिन्सन डेफिनेशन कह सकते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होंगे, ओके। Those compounds which are related to benzene, having a closed loop of इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जो बेंजीन के जैसे एक क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। क्लोज लूप का मतलब होता है एक साइकिल, ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कंटिन्यूअली डीलोकलाइजेशन में जाते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं। तो ऐसा अगर जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं मॉलिक्यूल पे तो उसमें एक लूप टाइप में बन जाता है। तो जिनमें भी इस टाइप का क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो सारे क्या होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ओके।
जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन में हम अगर देखते हैं तो बेंजीन की स्ट्रक्चर आपने देखी है कि जैसे बेंजीन हमारा ये है, ठीक है, ये हमने बेंजीन को परपेंडिकुलर रखा है किसके, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर इसको हमने रख लिया। तो बेंजीन में क्या होंगे, ये पाई बॉन्ड्स होंगे 3 अल्टरनेट, और केकुले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये जो पाई बॉन्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पर रेजोनेंस शो करते हैं। देखो वो रेजोनेंस आ गया, क्योंकि रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स का रेजोनेंस होना एक स्पेशल फिनोमिनन होती है, ठीक है, तो रेजोनेंस भी आना हमें ज़रूरी है। तो यहाँ पर सेकंड स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी, ये बन गई। अब इनका रेजोनेंस हाइब्रिड हम बनाए, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है या क्या कर रहे हैं, पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट कर रहे हैं, तो इनका जो रियल स्ट्रक्चर होगा वो रियल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये इनका रियल स्ट्रक्चर होगा। अब ये जो अंदर की साइड में ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बन रहा है, क्लोज लूप बन रहा है, सर्किल बन रहा है, इसी को हम कहते हैं क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जिनमें ऐसे लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो सारे कंपाउंड्स क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे। ओके, अब बेंजीन में अगर हम एरोमेटिसिटी बात करें तो बेंजीन में एरोमेटिसिटी देखो यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एरोमेटिसिटी जो प्रॉपर्टी है इस बेंजीन से हमने स्टडी शुरू किया था। तो बेंजीन में एक्चुअल में क्या होता है, इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अगर अपन देखें, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो बेंजीन में 6p ऑर्बिटल होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, इस बेंजीन की प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। आगे जैसे हमने बेंजीन को यहाँ परपेंडिकुलर बोर्ड के प्लेन के माना है, तो ये हमने बेंजीन बनाया और इसे हमने क्या कर दिया, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर रख दिया, यानी कि इस बोर्ड के ऐसे हमने बेंजीन को रखा है। अब इस बेंजीन में क्या होंगे, 6p ऑर्बिटल्स होंगे, ये 6p ऑर्बिटल्स हमने इसमें बना दिए। अब ये 6p ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे, ये ओवरलैपिंग हो गई। इस ओवरलैपिंग के कारण यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कैसे होगी कि इस बेंजीन की जो प्लेन है, इस बेंजीन की प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी और नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इस टाइप से एक लूप टाइप में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फॉर्मेशन हो जाएगा। ऐसा लूप जिसमें बनता है उसी को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। इस टाइप से तो जो बेंजीन है हमारा, इस बेंजीन में हमने क्या बनाए थे, ऐसे 6p ऑर्बिटल्स बनाए थे और सारे के सारे p ऑर्बिटल क्या हो रहे थे, साइडवेज ओवरलैपिंग हो रहे थे। साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप से इस बेंजीन की प्लेन के अबव, ठीक है, और इस बेंजीन की प्लेन के नीचे इस टाइप से क्या करेंगे, क्लोज लूप में रोटेट करते रहेंगे। इसी से हम कहते हैं द क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो जिन कंपाउंड्स में ऐसे लूप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मेशन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब इस एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्टडी में एक पॉइंट हम और स्टडी करते हैं जिसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, तो इसमें देखो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा कि जब हम किसी भी डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड पर हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं मेटल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के एडिशन के ड्यूरिंग सम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, डेल एच, यहाँ माइनस नेगेटिव में अमाउंट क्या होगी, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड होगी।
अब ये जो हीट रिलीज हो रही है इसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, अब हम इस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटी है वो कैसे आती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम साइक्लोहेक्सीन। अब देखो ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें एक पाई बॉन्ड होता है, ये है साइक्लोहेक्सीन। इसमें हम हाइड्रोजन का एडिशन करवाते हैं निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या बनता है, साइक्लोहेक्सेन। अब इस साइक्लोहेक्सेन में यहाँ जो हीट बनेगी डेल H इज इक्वल टू -120 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये इसकी जो हीट ऑफ हाइड्रोजन कितनी है, 120 किलो जूल पर मोल। अब इसी केस में हम बेंजीन की बात कर लेते हैं। अगर हम 3 पाई बॉन्ड लगा दें, यहाँ पे हम क्या करें, 3 पाई बॉन्ड लगा दें, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, ठीक है, और एक यहाँ लगा दिया। अब 3 पाई बॉन्ड के केसेस में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये सपोज कर लेते हैं क्या है, साइक्लोहेक्साट्राइन। साइक्लोहेक्साट्राइन हम इसे थ्योरेटिकली मान के चलते हैं। ओके, ये बेंजीन नहीं है। एक बार हम क्या मान रहे हैं कि 3 डबल बॉन्ड लगा दिए, तो पहला जो था वो साइक्लोहेक्सीन था। जब हम 3 डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये हो गया साइक्लोहेक्साट्राइन। अब इसके केस में अगर हाइड्रोजन एडिशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन प्लस यहाँ जो H निकलता है, तो 3 1 का 120 है, तो 3 का यह कितना हो जाएगा, 360 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब यही अगर अपन प्रैक्टिकली बेंजीन केस में देखें, यही रिएक्शन हम किसके केस में करवाएं, बेंजीन के केसेस में करवाएं, तो यहां जब बेंजीन होता है, यहां क्या होए, बेंजीन, तो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाने पर यहां पर जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो है हमारी -208 किलो जूल पर मोल। इतनी हीट यहाँ रिलीज होती है, जबकि प्रेडिक्ट कितना है, कितना हमने माना था कि हमारी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग जब 1 पाई बॉन्ड था तो 120 था, तब 3 पाई बॉन्ड हुए तो कितना होना चाहिए था, 360। तो ये तो था प्रिडिक्टेड था, लेकिन ऑब्जर्व कितना किया हमने, ये हमने ऑब्जर्व किया कितना, 208 किलो जूल पर मोल। तो कितनी एनर्जी का डिफरेंस हुआ, यहाँ एनर्जी डिफरेंस हुआ टोटल डेल H इज इक्वल टू -152 किलो जूल पर मोल। यानी इतनी एनर्जी से बेंजीन क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ये रेजोनेंस एनर्जी है। तो इस एनर्जी के कारण ही बेंजीन क्या होगा, जो हमारा प्रिडिक्टेबल है, जो हमने थ्योरेटिकली माना था साइक्लोहेक्साट्राइन, कि इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसी के लिए जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉर्मल जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनसे थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनको एनर्जी डायग्राम में अगर रिप्रेजेंट करें तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देना एनर्जी डायग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये हमने एनर्जी ले ली इनकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, इसकी एनर्जी है हमारी -120 किलो जूल पर मोल। फिर हमने ले लिया यहां पर साइक्लोहेक्साट्राइन, थ्योरेटिकल साइक्लोहेक्साट्राइन, ये थ्योरेटिकल माना है। और इसके लिए जो एनर्जी है वो कितनी है, 360 किलो जूल पर मोल। और जो हमारा बेंजीन है उस बेंजीन की एनर्जी कितनी आ रही थी, ये हमने बेंजीन ले लिया, बेंजीन की एनर्जी है -208 किलो जूल पर मोल। ये थी बेंजीन की एनर्जी। ठीक है, अब इस बेंजीन की एनर्जी जो यहाँ प्रिडिक्टेबल कितना था, ये तो था प्रिडिक्टेबल, या हमने इतना प्रिडिक्ट किया था कि इतना आना चाहिए।
ठीक है। लेकिन यहाँ ऑब्जर्व कितना हो रहा है, यहाँ ऑब्जर्व हो रहा है 208। ओके, तो इनका जो स्टेबिलिटी है, जो एनर्जी डिफरेंस है, वो कितना होगा, -152 किलो जूल पर मोल। यानी इस एनर्जी से ये बेंजीन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेबल हो रहा है। तो ये था हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जैसे एल्कीन्स। ओके, तीसरा जो कंसेप्ट है एरोमेटिसिटी के लिए या एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, ये थोड़ा सा क्या है, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में एरोमेटिसिटी जो होती है या एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं, एनएमआर टेक्निक होती है एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में। उस एनएमआर टेक्निक के थ्रू हम एरोमेटिसिटी जो नेचर होगी कंपाउंड्स की उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो द एरोमेटिसिटी एक्सपेरिमेंटली determined by NMR chemical shift, NMR chemical shift। इससे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम बेंजीन के केसेस में देखते हैं, तो बेंजीन जो मॉलिक्यूल है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। डीलोकलाइजेशन का मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेंगे, पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट करते हैं। तो ये इनके हो गए हाइड्रोजन्स, ये हो गए हाइड्रोजन्स। ओके, और यहाँ इनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं इस टाइप से। ओके, इस केस में अगर इस बेंजीन को मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, जैसे एनएमआर क्या होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, यानी इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाता है। तो अगर इस बेंजीन को मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं मैं, यहां मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो बेंजीन के अंदर रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो रोटेशन करने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, एक डाई मैग्नेटिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। यानी यहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस होता है जिसे कहते हैं रिंग करंट, क्योंकि इसमें रिंग बन रहा है। तो इस रिंग बनने के कारण यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, रिंग करंट प्रोड्यूस होगा, रिंग करंट। अब ये जो रिंग करंट है वो क्या करता है कि जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट में, इसके अपोजिट में ये अलाइन होता है। तो इसके जो अपोजिट में यहाँ इंड्यूस जो रिंग करंट है ये क्या होगा, इंड्यूस्ड का मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने के कारण इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है यह क्या करेंगे, इस पूरे मॉलिक्यूल में सर्कुलेट होने लग जाएंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलेट होना शुरू करेंगे तो इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस रिंग करंट। अब ये जो इंड्यूस रिंग करंट है ये क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये होता है, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक रिंग करंट। अब ये जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट है जिसके कारण यहां जो कार्बन्स हैं, इस कार्बन के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स के रिंग करंट के कारण अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहां पर भी क्या होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी बात है यहाँ पे कि
जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एक्सपेरिमेंटली कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जिसकी बात की थी हाइट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एनक्लोज लूप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रोटेट कर रहे थे, और पी ऑर्बिटल्स का क्या होना, कॉन्जुगेशन में आना, एक दूसरे के पैरेलल आना, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं। तो ये जितना भी मैटर हमने यहाँ तक पढ़ा है, या इससे हमने जो भी पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए या रेजोनेंस में, तो वो सारा जो था वो क्या था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट थी, थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन या डिटर्मिनेशन, तो एक्सपेरिमेंटल के लिए हमें एनएमआर जो सिस्टम होता है, एनएमआर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट होगा जिसके थ्रू हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अब इस एनएमआर में हमने बेंजीन के लिए एक इसका जो एरोमेटिसिटी था, इसका जो स्पेशल कैरेक्टर था, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब देखो बेंजीन के अंदर क्या होता है कि ये 6p इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। इनके रोटेशन से जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इनके घूमने के कारण, क्योंकि चार्ज है, चार्ज जब रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, पोलराइजेशन होगा इन दो पॉइंट्स पे, तो इन पे पोलराइजेशन के कारण यहाँ करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम कहते हैं इंड्यूस रिंग करंट। तो दोस्तों ये जो इंड्यूस रिंग करंट है, ये किस नेचर का होगा, ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। बिकॉज डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, जिसके जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ देखो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, इसका डायरेक्शन अपवर्ड था, जबकि यहाँ जो रिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या कर रहा है, इसका अपोजिंग कर रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसे कहते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करंट। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कॉन्जुगेशन होता है, जिनमें इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं, ठीक है, तो उनमें अगर रिंग करंट जो हो रहा है वो डायमैग्नेटिक नेचर का है, ओके, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, और ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। अब इस रिंग करंट से क्या होता है कि यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, जिनमें क्या होंगे, हाइड्रोजन्स अलाइंड होंगे, यानी जिनके अंदर हाइड्रोजन्स आते हैं। तो इस कार्बन पे देखो ये हाइड्रोजन था, वो इस मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्या हो रहा है, कार्बन के कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके पैरेलल होने के कारण यहाँ पर जो एनएमआर यूज कर रहा है, तो इसमें एक वर्ड आता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन कौन से पॉइंट पर लोकेट हो रहा है, यानी किस पॉइंट पर हाइड्रोजन है, उससे हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट। अब ये जो शिफ्ट है ये दो टाइप से हो सकती है, एक तो अप फील्ड की तरफ, एक लोअर फील्ड की तरफ। अप फील्ड या लोअर फील्ड, इसे हम देते हैं डेल स्केल। एक स्केल आती है केमिकल शिफ्ट में, अपन यूज करते हैं एनएमआर में, जिसे हम कहते हैं डेल स्केल। अब इस डेल स्केल में हम देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन्स है ये कौन से डेल वैल्यू पर अलाइन होते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया था कि अगर यही डबल बॉन्ड एल्कीन में हो जाए, जैसे हमने एथीन में लिया है, तो इस एथीन में ये जो हाइड्रोजन है ये कौन से डेल स्केल पे आता है। तो जनरली बेसिकली एल्कीन्स के लिए जो डेल वैल्यू है, तो फ्रेंड्स वो डेल वैल्यू 5 to 6 होगी। डेल वैल्यू क्या होगी, 5 to 6 होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब इस केसेस में यहां जो आ रहा है, तो इस केसेस में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन है किसमें, हमारे बेंजीन में, तो बेंजीन के हाइड्रोजन्स क्या करेंगे, इस डेल स्केल में केमिकल शिफ्ट में क्या होते हैं, डाउन फील्ड की तरफ जाते हैं, डाउन फील्ड। अब डाउन फील्ड के लिए जो भी हाइड्रोजन या प्रोटॉन अगर जाता है केमिकल शिफ्ट में, तो उसके लिए डेल स्केल की वैल्यू क्या होती है, हाई आती है, यानी कि इनके लिए डेल वैल्यू क्या आएगी, हाई होगी।
जिनके लिए डेल वैल्यू हाई होती है, लगभग हमारे जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, जो बेंजीन है, तो बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन डेल वैल्यू करीबन 7 to 8 पर आते हैं, जबकि नॉर्मल जो एल्कीन होता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, इसका जो डेल वैल्यू है वो है 5 to 6। तो अगर हाइड्रोजन 5 to 6 आता है तो वो नॉर्मल पाई बॉन्डेड कार्बन का हाइड्रोजन होगा, लेकिन अगर उसका डेल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, 7 to 8 के बीच में है, तो वो हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होगा? वो हाइड्रोजन एरोमेटिक हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू एरोमेटिसिटी जो होती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं उनको हम डिटरमाइन करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना आपको कि बेंजीन में इस रिंग के घूमने के कारण जो रिंग करंट प्रोड्यूस होता है, उसके कारण ये जो नेचर होगी इनकी डायमैग्नेटिक नेचर होगी, और जो डायमैग्नेटिक रिंग करंट वाले होते हैं वो सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अगर ये डायमैग्नेटिक ना हो के पैरामैग्नेटिक हो जाता, यानी कि ये जो रिंग करंट है इसका अपोजिंग ना करके क्या हो जाता? पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक के अंदर अगर ये हो रहा है तो यहाँ जो डेल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस में जो कंपाउंड है एरोमेटिक ना होके क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। तो जो एंटी एरोमेटिक होते हैं उनमें क्या होता है? जो रिंग करंट बनता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, यानी पैरामैग्नेटिक रिंग करंट प्रोड्यूस होगा तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, जबकि डायमैग्नेटिक रिंग करंट अगर प्रोड्यूस होता है तो वो एरोमेटिक होता है। तो दोस्तों आज हमने बात की है एरोमेटिसिटी, जो करैक्टर है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसके बारे में। आगे हम बहुत ही स्पेशल एक रूल होगा जो एरोमेटिक नेचर को डिटरमाइन करने के लिए यूज होता है, जिसे हम कहते हैं हक्कल रूल। तो हक्कल रूल के बारे में हम बात करेंगे।